मंच पर आसीन और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य लोग, मैं बिल्कुल भी औपचारिक नहीं हूँ और रमा भाई ने काम बहुत आसान कर दिया है कि औपचारिकता का निर्वाह मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। सिर्फ दो तीन मोटी मोटी बातें हैं जिनको मैं शुरू में स्पष्ट करना बेहतर समझता हूँ। जब मेरा परिचय दिया जाता है तो कहा जाता है इतिहासकार हैं, खान पान के समीक्षक हैं। मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ। पहले एक पुरानी हिंदी पत्रिका अरुण निकलती थी जो शर्तिया पुत्र पैदा करने का नुस्खा बताती थी। उसमें एक स्वामी जी कहते थे, न तो मैं बैरागी हूँ, न वैद्य हूँ, न हकीम हूँ, मगर मैं हिमालय की कंदरा से आया हूँ, कई नुस्खे मेरे पास हैं। तो मेरी हालत लगभग उस तरह की होती है। खासकर जब मैं ऐसे श्रोतागण को संबोधित कर रहा होता हूँ, या कई पीढ़ियाँ हों, स्त्री हों, पुरुष हों, युवा हों, बुजुर्गवार हों, मेरे हम उम्र हों, मुझसे कुछ ज़्यादा उम्र के भी हों। राजकुमार जी तो कम से कम 10 महीना ज़्यादा उम्र के हैं ही हैं। मगर मुझे बात शुरू करने के पहले कल रात एक चेतावनी राजकुमार भाई ने दे दी थी। उन्होंने कहा था कि गुस्ताखी माफ आप ये करते हैं कि जब बोलना शुरू करते हैं तो चुप नहीं होते, और फिर ये कोशिश रहती है कि एक बार में जितना ज्ञान आपने चुराया, उठाया, जेब कतरा पेट में भरा है, वो उगल दे एक बार में। तो उन्होंने अशोक वाजपेयी की बात याद दिलाते हुए कहा था कि अशोक भाई ने एक बार कहा था कि लोटा उड़लिए तो किसी के सर में उसको ठंडक लगती है, अगर पूरा वो बाल्टी उसके सर पर पानी की उड़ल दीजिए तो क्या होता है। तो मेरा हाल वास्तव में उनकी जो बात थी वो बिल्कुल सही थी। और कई बार ये होता है कि मुझे लगता है कि जब इस तरह के भाषण में दे रहा होता हूँ तो मेरे लड़के ने मुझे ग्वालियर आने के पहले चेतावनी दी थी कि थोड़ा औकात में रहना, कम बोलना, और बोलते वक्त अंट-शंट ना बोलना। तो अंट-शंट से उनका अभिप्राय ये था कि अभी हाल में मैं एक ललन टॉप में साक्षात्कार दे रहा था, तो उसका एक वाक्यांश जो कई लाख व्यूअरशिप ले चुका है, उसका मुगल बड़े टुच्चे थे। अब जब मुगल बड़े टुच्चे थे सुना तो हमारे घर में तो झगड़ा हो गया, फिरका वाराना फसाद हो गए। लड़के ने कहा तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, जब तुमको पद्मश्री मोदी ने थी तब भी तुम नहीं बिके थे, मगर अब तुमको 10 साल बाद क्या हो गया है। तो मैंने कहा हुआ क्या हुआ क्या, देखो सारे घर परिवार के मुंह में कालिक पोत के तुम आ रहे हो। तो मैंने वो जो वाक्यांश सुना तो वास्तव में वही था कि मुगल टुच्चे थे, उनको खाने का तमीज़ नहीं था। अब मैं सोचता रहा कि मैंने किस परिस्थिति में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा होगा। फिर मुझे याद आने लगा कि जो वाक्यांश अगर आप में से किसी ने सुना हो तो अटपटा कटा सा सुनाई देता है। उसके बाद वो कौस्तुभ हंसना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं। प्रश्न मुझसे पूछा यह गया था कि जब भारत में मुगल आए तो अपने साथ 2000 बावर्चियों की सेना लेके आए। तो उसके जवाब में मैंने कहा था आप क्या मजाक करते हैं, मुगल तो टूचे थे बेचारे, खदेड़े गए थे। बाबर को उसके चचा ने खदेड़ा था फरगाना से, उसके साथ 2000 घुड़सवार नहीं थे, 2000 बावर्ची कहाँ से होते, 200 घुड़सवार कुल थे। बाद में तो सेनाएं यहाँ आई। तो उन्होंने उस वाक्यांश को, चूँकि मुगल आजकल बहुत लोकप्रिय नहीं है, उस हिस्से को काट दिया और वहाँ से वाक्य शुरू किया मुगल टुच्चे थे। तो एनीवे इसको आप इधर उतर कर दें। मुझे चेतावनी दी गई थी कि आज भी मैं कोई इस तरह की बेवकूफ़ी की बात ना करूं। दूसरी बात ये है कि जब मैं जेएनयू में पढ़ाता था कभी जेएनयू में, तो मगर मुझे पढ़ाने का जो सुख था वो तभी मिला जब मैं रामजस में पढ़ाता था, और जहाँ हम उम्र या 2 साल बड़े, 1 साल बड़े छात्र क्लास में बैठते थे, तो पढ़ाने का सुख रामजस कॉलेज का इतिहास पढ़ाने का था। उसके बाद मैंने न इतिहास पढ़ा न पढ़ाया। अब जब कोई कहे कि आप इतिहासकार हैं तो आपको थोड़ा मन में चोर डालता है कि यार किस मुँह से मैं मुँह खोलूँ लोगों के बीच में। तो हमारे एक मित्र थे कुरैशी साहब जेएनयू में, वो मुझसे बड़ा कुड़ते थे पता नहीं क्यों। एक बार उन्होंने कहा ये पुष्पेश पंत बड़े स्कॉलर बने फिरते हैं, ये तो प्रोफेसर बिरयानी है, इनको न तो आयार आता है न इतिहास आता है। अब उन बेचारों को ये भी पता नहीं था मुझे बिरयानी भी बहुत कम समझ में आती है, मगर खाने का शौक है। और जो रमा भाई ने चटोरेपन की बात की ना, देखिए उसमें जहाँ से इस वाक्यांश आज के आपके संबोधन का शीर्षक है कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तो ये तो एक मुहावरा है। एक मुहावरा और है कि वो आदमी दाने दाने का मोहताज हो गया, या वो आदमी खिचड़ी पकी नहीं पकी, चावल पका नहीं पका निकाल कर एक चावल के दाने से देखता है। एक और मुझे दाने पे लिखने से ये बात याद आती है कि हम एक बार किसी बचपन में अजायब घर में ले जाए गए, तो मैंने कहा देखो इस चावल के दाने को देखो, थोड़ा इसको मैग्नीफाइंग लेंस लगा कर देखो, इस पर पूरा एक श्लोक लिखा हुआ है जो गीता का है या महाभारत का है, वो अलग बात थी। उसके बाद मुझे एक चावल के दाने का पता चला जिसमें किसी आदमी ने पूरी गीता सूक्ष्माक्षरों में अंकित की थी। तो दाने दाने पर क्या लिखा जा सकता है वो सिर्फ खाने वाले का नाम नहीं है। दाने दाने का जो मोहताज आदमी होता है उसके पास ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि चावल के दाने में क्या लिखा है।
मुझे बचपन याद आता है मुक्तेश्वर नाम के एक छोटे पहाड़ी कस्बे में, जहाँ एक पगला था, उसका नाम था बदर। उसके बारे में कहा जाता था कि वो घूमता फिरता घोड़े की लीद से दाने चुन के बिनता था अपने खाने के लिए। बड़ी विभत्स बात लगती है, मगर जो दाने दाने का मोहताज है वो दाने के सौंदर्य को नहीं देख रहा है, वो खाने से ज़्यादा। रमा भाई ने एक बड़ी और विचार उत्तेजक बात कही थी, वो मेरे भाषण का 25% नहीं, बोलने का समय मैंने 25% लिया हो, मगर कंटेंट में मेरे ख्याल में सेंध हमारी 50% की कर गए हैं। तो अब उसमें जो था, जो उन्होंने कहा कि आदमी का भोजन, उसको हम दाने दाने वाला भोजन नहीं कहते, मगर कब से नहीं कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो आहार निद्रा भय मैथुनंच वाली जो बात है वो तो मनुष्यों और पशुओं में समान है। तो कब वो खाना पशुओं के खाने से व्यंजन बनता है, ये सोचने की बात है। दूसरा उनका एक वाक्यांश बड़ा सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता वाला जानवर मनुष्य है, तो क्या सिर्फ बुद्धिमत्ता ही उसको जानवरों से भिन्न करती है? क्या कुत्ते में अकल कुछ कम होती है? हम लोग कुत्ते के शौकीन हैं, आपके घर में भी कई प्रजातियों के कुत्ते देखने को मिलते हैं, सेंट बर्नार्ड से लेकर के लेब्राडोर आदि आदि। मगर एक बार मेरे लड़के ने, जो मुझे वो अक्सर ज्ञान दान करता रहता है, लड़कों की आदत होती है कि वो अपने बाप को कम अकल समझते हैं, उनको अकल सिखाते रहते हैं। और बुरा हो इस जनतांत्रिक व्यवस्था का, हमारे ज़माने में तो पितृसत्तात्मक व्यवस्था सामंतवादी थी, बाप बोलता था, लड़का चुप चुप सुन लेता था, कम से कम प्राप्तिशु 16 वर्षे का इंतजार करता था। मगर आज का हाल ये है कि उस लड़के ने कहा, तुम अपने को अकलमंद समझते हो? मेरे मुँह से गलती में वाक्य निकला कि हमारा कुत्ता कितना अकलमंद है, जब ये कहते हैं कि बाहर चलो तो ध्वनि समझ जाता है और खड़ा होकर पूछ लेता है, दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। उनका तुमसे ये कुत्ता कई गुना ज़्यादा अकलमंद है, क्योंकि अगर तुम्हें कुत्तों के बीच में रहना पड़ता पालतू बन के, तो तुमको उनकी भाषा समझनी पड़ती मजबूरन, आँख का इशारा भी समझना पड़ता। तो मुझे लगता है कि जानवरों की बुद्धिमत्ता किस क्रम में होती है? कुत्ता बिल्ली से ज़्यादा बुद्धिमान होता है, बिल्ली चूहे से ज़्यादा बुद्धिमान होती है, क्या छिपकली बुद्धिमान होती है कि नहीं होती है? भैंस के आगे बीन बजे और भैंस पड़ी पगुराए तो भैंस को पगुराने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। मगर क्या कोई रिश्ता संगीत का और खाने का है? और भर्तृहरि का जो श्लोक है, वो वही आहार निद्रा भय मैथुनंच वाला, जो साहित्य कला आदमी को जानवरों से फर्क करती है। फिर कल बात में राजकुमार जी पुराने मित्र हैं, पुराने शिष्य हैं, और कुछ चीज़ों में इनका और हमारा चटोरेपन के अलावा भी मतलब आकर्षण बराबर चुंबकी है। तो बात मधु लिमये जी की चल रही थी, और मधु लिमये जी को शास्त्रीय संगीत का अद्भुत ज्ञान था, तो इन्होंने एक वाक्य अनायास इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने उनका अनुसरण करते, मधु जी के साथ चलते इतना कुछ सीखा जिसने हमें जानवर से आदमी बनाया। तो मुझे वो बात तब से अब तक याद आ रही है कि जानवर से आदमी बनाने वाली चीज़ एक शुद्ध शास्त्रीय संगीत थी, जिसमें भैंस की तो कोई रुचि नहीं होती, हम में से अधिकांश आदमियों की रुचि भी नहीं होती, और जो लोग फिल्मी संगीत सुन के झूमते हैं उनको भी ये सोचने की फुर्सत नहीं होती कि उस संगीत के दाने में क्या लिखा है, उसमें कौन धुन कहाँ से आई है, किस ताल की बाध्यता है, कौन ठुमरी। और ग्वालियर के संग जो मेरा अपना एक घनिष्ठ रिश्ता है, वो दोनों कारणों से, खाने के कारण और गाने के कारण। अब मैं दोनों में संक्षिप्त टिप्पणी करूँगा, बहुत समय नहीं लूँगा। गुजरी रानी का महल यहाँ किले की तलहटी में है, वहाँ एक छोटा संग्रहालय है, वहाँ एक छोटी मूर्ति है जो 7वीं या 8वीं शताब्दी का तिथिक्रम उसका है। प्रोफेसर दुबे तब यहाँ आर्कियोलॉजी में थे, उन्होंने हमें समझाया था। उसमें एक आदमी को आप भुट्टा खाता देख रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भुट्टा खा रहा है तो क्या इसमें बड़ी बात हो गई? मगर बड़ी बात तब है जब हमसे कहा जाता है कि मकई का दाना पोर्चुगीज़ भारत लाए कोलंबियन एक्सचेंज के साथ। तो इतिहास में यदि पुर्तगाली 1498 में आए, तो ये 7वीं 8वीं शताब्दी में भुट्टा यहाँ कौन खा रहा था? पत्थर में। और उसी पत्थर में एक आदमी कुछ बजा रहा है, और जनश्रुति ये है कि सरोद रबाब की तरह हबीबुद्दीन खान साहब अपने साथ यहाँ लाए थे। बड़े उस्ताद हैं, बड़े संगीतकार हैं, मगर अगर वो व्यक्ति वहाँ सरोद नुमा कोई बाजा बजा रहा है तो वो भी निश्चित रूप से 18वीं 19वीं सदी में अफगानिस्तान से भारत नहीं आया था। तो जब आप अनायास ये देखते हैं, अब एक तीसरी बात इसमें होती है जो गाने के साथ जुड़ी हुई है कि ग्वालियर घराना जो है वो संगीत का बाप दादा घराना भारतवर्ष में है। मानसिंह तोमर जी के यहाँ ध्रुपद धमार की परंपरा थी, तानसेन बैजू बावरा थे, गुजरी राय टोडी यहाँ से शुरू होती है। मगर यदि आप देखें
तो आधुनिक युग में जहाँ से दस्तावेजी भी संगीत की जानकारी मिलती है, भातखंडे जीओं का, नाथ ठाकुर, व्यास परिवार, पंडित परिवार सारा यहाँ का है, और बाकी सारे घराने आगरा का हो, किराना हो, जयपुर हो, उससे उपजे हुए हैं। ये खाने से कैसे जुड़ता है? अब मैं 2 उदाहरण आपको बताऊंगा जो मुझे जीवन भर मतलब के लिए उलझाए रखेंगे। कि मैं एक विलायत हुसैन खान साहब की संस्मरण पढ़ रहा था। 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ रहें और ग्वालियर को, थोड़ा बड़ा प्यारा शहर है, वहाँ थोड़ा भूल जाएं। उसमें था कि भाई उन्होंने कहा कि 3 चीज़ें होती हैं, रस्म, रीति रिवाज और राग। तो संगीत में जो जादू है वो इन चीज़ों का है कि रस्म क्या थी संगीत की, रिवाज क्या था, और आप किस राग के थे। सौभाग्य से एक बार विलायत खान साहब के चरणों में बैठने का मौका मुझे मिला, तो मैंने उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछा कि हुजूर, पूछने का मन था कि ये राग का समय बताते हैं, तो सवेरे का राग, शाम का राग क्या होता है, इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तो बरखुरदार, तुमको होशियार आदमी समझता था, तुम तो बिल्कुल नादानी के सवाल पूछ रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समय जो आप सुन रहे हैं, आप किस राग में हैं, आपके मन में उत्साह है कि विषाद है, आपके मन में श्रृंगार रस है या कुछ और आमोद प्रमोद का राग है। आप जिस राग में हैं उस राग में आपका मन रंगा हुआ है। खाने के संग भी यही होता है। आप खाने बैठे, आप खाना चाहते हैं सीधा साधा चटोरा सड़क छाप खाना, कि आज तो होटल में भी जहाँ नाश्ता था वहाँ पोहा जलेबी रखे हुए थे, पोहा भी ठंडा था, जलेबी भी ठंडी थी, खाने का मन ही नहीं हो सकता था उसको देखने के। मगर अगर आप कहीं खा रहे हैं और आपको खाते खाते लगे, और मुझे पोहा क्यों याद आ रहा है, उसका संगीत से बड़ा घनिष्ठ नाता है। एक और कहानी संगीत के साथ जुड़ी है, विलायत खान साहब की ओर फिर लौटेंगे। संगीत की दुनिया में भी रीति है, रस्म है, रिवाज है, दस्तूर है और राग है। आप किस राग में क्या सुनना चाहते हैं। तो भीमसेन जोशी जी की जीवनी उनके लड़के ने लिखी है, और जो पहली पत्नी का लड़का था वो अपने सौतेले भाई से बहुत कुड़ा था, बहुत गालियाँ देता है, उसको देता रहता है। मगर भीमसेन जोशी जी का एक उसमें बड़ा प्यारा संस्मरण है कि तब तक ये तुरंत राजधानी, वंदे भारत आदि ट्रेनें नहीं चली थी। ट्रेन का सफ़र 24 घंटे का कलकत्ता मुंबई का बीच का होता था। एक बार वो कलकत्ते की इसी सभा में गए और अपने घर वालों को खिलाने के लिए रसगुल्ले लाए। तो रसगुल्ले तब बम्बई में तो मिलते थे, मगर पुणे में जहाँ उनका परिवार रहता था दुर्लभ थे। तो मुझे लगा कि उस संगीतकार को क्या चीज़ खाने में इतनी पसंद आई होगी कि वो हंडिया में बिठवा के अपने साथ अपने परिवार वालों के लिए, जब तक दूसरी पत्नी प्रकट नहीं हुई थी, दूसरा प्यारा शहजादा प्रकट नहीं हुआ था, वो भी दूसरे भाई को, अपने सौतेले भाई को शहजादा शहजादा कहता है। आजकल ये विशेषण किसी खास व्यक्ति के लिए है, मगर ये मान लीजिए कि वो भीमसेन जोशी के दूसरे पुत्र भी शहजादे ही थे, डायनेस्टिक एंटाइटलमेंट जिनका था। अब मैं तब से उसी में उलझा रहा, तो उसमें एक और बड़े मज़े की बात थी। मैं बड़े गुलाम अली खां साहब के बारे में एक संस्मरण पढ़ रहा था, शीलाधर का। शीलाधर कहती है कि खान साहब ने कहा कि जब मेरा कोई स्वर लग जाता है तो मुझे वो कबाब के मसालों की महक उस राग में आने लगती है। बात तो बड़ी अच्छी है बहन जी, मगर यदि आप शाकाहारी तो किस कबाब की महक आपके खाने में आएगी। मैं तब से ये सोचता रहा कि जो आदमी शुद्ध शाकाहारी है उसका जब स्वर लगता है तो उसको बकरा भैंसा कुछ याद नहीं आएगा, उसको किस राग की महक आती है। बड़े दिनों के बाद वो पोहे पे हम लौटेंगे कि उसी भीमसेन जोशी जी के संस्मरण में उनके पुराने पुत्र ने, जो बेचारा तिरस्कृत रहा बाद में, ये लिखा कि पिताजी को जब बहुत कुछ खाने का मन होता था तो वो अपनी गुरु बहन गंगूबाई हंगल के पास जाते थे, और गंगूबाई हंगल को याद था कि ये इस लड़के ने बड़े कष्ट उठाए हैं। गंगूबाई हंगल भीमसेन जोशी से लगभग 18 वर्ष उम्र उनकी बड़ी थी। दोनों सवाई गंधर्व के शिष्य रहे थे, और सवाई गंधर्व ने एक बार गुस्से में बटखरा उठा के फेंक दिया था सर पर, भीमसेन जोशी के तो घाव हो गया था, वो सब बातें हैं। उनके एक मुसलमान उस्ताद थे, उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रेम की, गुरु भक्ति की। उनसे कहा बेटे तुम बीफ पकाओ। भीमसेन जोशी गुरु भक्त थे, वो गए, वो जब दुकान पे गए तो उस बूचर ने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो मराठी ब्राह्मण है। उनका गुरुजी का आदेश है, वो तो टाला नहीं जा सकता। अब ये सब आप लोग कान खोल के सुने कि गुरुजी का आदेश टाला नहीं जा सकता। तो अब गुरुजी का आदेश टाला नहीं जा सकता, वो गोश्त खरीदने गया तो उसने कहा तू छुएगा, उसने कहा छूँगा क्या, पकाऊंगा भी। अब पकाएगा, मसाले भी डालेगा, और लाड़ चुएगी तो मुँह में लाड़ पिएगा, मगर सुगंध को नहीं आने देगा। मगर अगर आप देखें तो एक और किस्सा है, असल में किस्सा दर किस्सा निकलता चला जाता है, वो मतलब अरेबियन नाइट्स बन जाती है। आप लोगों को रविंद्रनाथ ठाकुर का परिवार पता हो तो वो पियारी ब्राह्मण हुआ करते थे।
और उनका ब्राह्मण तब तब नष्ट हुआ जब कई एक बार किसी के घर में बीफ करी बन रही थी, भैंस की थी कही गई, गाय का तो नाम भी मत लीजिए, मगर उसकी जो सुगंध उनकी नाक में गई उसके कारण उनकी जान चली गई थी। तो अगर मांसाहारी व्यंजन बनाते वक्त सुगंध से भी आपकी जान चली जाती है तो बेचारे भीमसेन जोशी जी ने तो अपनी जान 3-4 बार गंवा दी वहाँ। और यही कसौटी श्री जगन्नाथ मंदिर के धाम की है कि वहाँ जो सूपकार हैं वो नाक में नकाब बांधकर मास्क पहनकर, कोविड के डर से नहीं, प्रदूषण के डर से नहीं, इसलिए पकाते हैं कि यदि खाने की खुशबू नाक में चली गई तो हमने उस भोजन को जूठा कर दिया, तो फिर हंडिया उड़ेल दी जाती है। ये परंपरा 1000 वर्ष से वहाँ चली आ रही है। मगर बहरहाल उनको पता था कि छोटा भाई है, मांस नहीं खाता है, ये क्या खाएगा। घर में इसकी बीवी, जो नई वाली बीवी, वो तो पकाती नहीं है, वो तो पैसा कमाने की मशीन से समझती है। और उसने उनके लिए तेज़ मसाले वाला पोहा बनाया था और उसको वो तृप्त होके खाते थे दही भात के साथ। और दही भात कैसा खाते थे कि दही भात बनाकर दही में सान कर, तैर साधन दक्षिण भारतीय होता है, मिट्टी के एक टूटे ठीकरे में कोयला डालकर उस पर मिर्च डालकर, घी डालकर ढक के रख देते थे और उस धुआर वाले चावल को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि हर संगीतकार एक मज़े के लिए, एक स्वर के लिए उसका एक पैमाना होता है जिससे वो तुलना करता है। आज स्वर सद गया, ये गंगूबाई ताई के पोहे जैसा था, ये उनके गंगूबाई ताई के तैर साधन जैसा था। खान साहब के संग तो ये था बिना मांस के उनको मज़ा ही नहीं आता था। कलकत्ता में गए तो उनको जिसने बुलाया, उनका जो मेज़बान था वो वेजिटेरियन था। खैर खान साहब के लिए उसने कुछ इंतज़ाम किया पनीर वनीर का। अब पनीर तो मुँह में डालने लायक नहीं होता, पता नहीं आप लोग कितने पनीर प्रेमी यहाँ हैं। तो उन्होंने जब शाम को गाया तो बड़ा बुरा गाया। तो उन्होंने कहा कि खान साहब आज क्या हो गया, गला वाला ठीक था, तबीयत तो ठीक थी। खान साहब ने कहा ते ए खाना ते ए गाना, अगर ये खाना खिलाओगे तो ये गाना सुनोगे। तो उस बेचारे ने कहा कि साहब कुछ तो करना पड़ेगा, गाना बड़ा खर्च करके खान साहब को बुलाया था। तो उसने क्या खाएंगे, उन्होंने कहा गोश्त खाएंगे और क्या खाएंगे, और घी में तला हुआ और रोटियां खाएंगे। शाम को घी भी आ गया, गाना फिर भी नहीं सुधरा। तो खान साहब ने कहा बेटे ऐसा है, लुधियाना से मेरे पास देसी घी आता है, उसका कनिस्टर तुम मंगवाओ, फिर मेरे गाने को देखना। तो वो हुआ, वो वहाँ टिके रहे बेचारे। उनके जब देहांत हुआ तो बेचारे वनस्पति खाते थे, उनसे मिलने कोई गया तो उन्होंने कहा खान साहब क्या हाल, उनका क्या हाल है, वनस्पति में कोरमा बन रहा है, अब ये खा के ऐसी ज़िंदगी से मरना बेहतर हो, ज़्यादा दिन उसके बाद बचे भी नहीं। मगर इसमें कई चीज़ें खाने के बारे में आपको सोचने को विवश करती हैं। ये किस्से कहानियाँ सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं। मैं अभी हाल अहमदाबाद गया, अभी हाल मतलब महीना 1.5 महीना पहले। ये पहाड़ियों की बड़ी पुरानी आदत है, अभी परसों कहते हैं तो 3 महीने पहले की बात होती है। वहाँ एक जैन संग्रहालय में बड़ा अच्छा चित्रों का संग्रह है। आपके यहाँ भी अद्भुत दिमाग बौखला देने वाला चित्रों का और स्थापत्य का संग्रह है। वहाँ उन्होंने मुझसे कहा कि आप खाने की बहुत बड़बड़ करते हैं, आपने जैन खाने पे क्यों नहीं कुछ लिखा। तो मैंने वो थोड़ी मूर्खतापूर्ण बात कही। मैंने कहा जैन खाने में स्वाद क्या होगा, न तो वो आलू खाएंगे, न वो भिंडी खाएंगे, न वो बैंगन खाएंगे, न वो टमाटर खाएंगे, न वो अदरक खाएंगे, न बहुबीजी खाएंगे, न रक्ताब खाएंगे, न शामाब खाएंगे, बेसन की 5 प्रकार की सब्जियां खाएंगे, तो उसमें स्वाद क्या होगा। नहीं, उन्होंने कहा बड़ी गलती कर रहे हैं आप, पुराने ग्रंथों को पढ़िए, देखिए और मुनियों से बातें कीजिए, वो लंबा प्रसंग है। मगर जब वहाँ ये सब चल रहा था तो खाने के बारे में मुझे लगा, उनका एक लड़का, उस महिला का जो वहाँ संग्रहालय की निदेशिका हैं, उसका एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट हुआ था और वो बड़ी महीनों कोमा में रहा, उसके बाद दिगांत वो हुआ। खाने की उसे बड़ी रुचि है, जिसे एक चीज़ में उसका ध्यान अब लौटता है वो सिर्फ खाना है। अगर वो आधे घंटे तक किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर सकता है तो वो सिर्फ खाना है। तो वो मेरे साथ बातचीत करने लगा। पिता ने कहा इनको चाय वाय पिलाओ, वो चाय लाया। तब मैंने पहली बार ये देखा कि वो चाय की तश्तरी को, ट्रे को यहाँ पे रख रहा था जहाँ से वो गिर सकती थी। तो पिता ने कहा कि नहीं इधर रखो। तब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी एक आँख कांच की थी दाहिनी, और बाईं आँख थी ही नहीं, वो लेजी आई थी, मगर खाने में उसकी बड़ी दिलचस्पी थी। तो यही किस्सा विलायत खां साहब का रस्म रिवाज वाला चल रहा था। तो उसने कहा अंकल मैं आपको रस्म के बारे में किस्सा सुनाता हूँ। मैंने कहा भाई सुनो। वो बात बहुत कम करता था। उसने कहा एक महिला थी, वो अपने घर में जब मछली पकाती थी तो पूरी मछली जो थी उसका सर काट के पकाती थी, दुम काट के, सर काट के, इतनी। तो उसने पूछा कि अम्मा ऐसा क्यों बनाती हो। उनका हमारे घर में यही रस्म है। जब मैं बहू बन के आई थी 16 साल की उम्र में, तो मेरी सास जी ने मुझे यही सिखाया था। तो उनसे पूछ लिया अपनी दादी से। वो लड़का दादी के पास गया, उसने कहा दादी हमारे घर में मछली
सर काट के क्यों पकाई जाती है? बंगाली व्यक्ति था, दूसरे के घर में हम गए थे तो वहाँ तो मच्छर मून पड़ा हुआ था, उसके बिना मज़ा ही नहीं था, मच्छर मून के बिना, तो जब तक मुंडी नज़र ना आए। उसका बेटे ये तो इस घर का चलन है, मैंने अपनी सास से सीखा था। तो जैसा उन्होंने कहा कि वो सौभाग्यशाली घर था, जैसा रमा ने कहा, वहाँ वो बूढ़ी महिला जीवित थी। तो उसके पास वो गया, उसने कहा परदादी आप, याददाश्त भी दुरुस्त थी, मेरी तरह नहीं था कि बहकना 78 में शुरू हो गया था। तो दादी 80-85 की जो भी रही थी, उन्होंने कहा बेटा ऐसा था, हम जब शादी के बाद इस घर में आए तो बड़ी मछली पोखर से आती थी, हमारे घर में उतना बड़ा कोई बर्तन नहीं था, तो हमने मछली का सर काट के पकाना शुरू किया और वही हमारे घर का चलन बन गया। ये व्यंजनों का चलन है, ये संगीत का चलन है, ये चित्रकारी का चलन है कि आपका संगीत का घराना, खाने का घराना, बावर्चियों का घराना चलन क्यों शुरू होता है, वो कब वो रस्म रिवाज में बदल जाता है, कब वो दस्तूर हो जाता है, कब वो आपके लिए राग की परिभाषा तय कर लेता है। एक छोटा किस्सा मैं और जो स्मरण नहीं कर सकता हूँ, खाने पीने के बारे में जो कुछ मैंने सीखा वो कालरा साहब की संगत में एक अवध के बावर्ची से सीखा जिनका नाम था मोहम्मद फारूक। उनके पिताजी 104 वर्ष की उम्र में मरे, तो उनसे भी मैंने वही जिज्ञासा की जो विलायत खान साहब से की थी कि ये बताइए कि ये कबाब का राज क्या है, काकोरी कबाब कैसे बना। तो काकोरी कबाब, जितने लोग अगर यहाँ स्थानीय भोजन खाने वाले हैं, आजकल तो शाकाहारी काकोरी कबाब भी आता है, वो गलौटी कबाब की एक संतान है जो मुँह में रखते ही घुल जाती है। तो उसके बारे में कहानियाँ बड़ी विचित्र हैं कि एक नवाब साहब थे जो बड़े व्यभिचारी थे, वो सारे व्यसन में थे, वक्त के पहले उनकी जवानी जा चुकी थी, दांत गल के गिर गए थे, तो उनको खाने का मज़ा नहीं आता था। तो उनके लिए एक ऐसा कबाब बनाया गया जो गलावट का था, वो काकोरी कबाब कहलाने लगा। ये किस्सा एक किस्सा है। दूसरा किस्सा ये है कि काकोरी के नवाब साहब ने एक अंग्रेज़ लाट को दावत दी। अंग्रेज़ लाट जो था वो ज़मीन पे बैठ के हाजत रवा करने वाले हिंदुस्तानियों को ऐसी निगाह से देखता था, उनके खाने को भी ऐसे ही देखता था। तो उसके लिए एक ख़ास कबाब बनाया गया जो फ्रेंच भाषा में पाते की तरफ था। तो पाते पेस्ट होता है, तो जो पेस्ट कबाब का बनाया गया वो काकोरी कबाब था। अब साहब ये भी मेरे गले के नीचे पचा नहीं, मुझे लगा कि एक बार खाने को आया, उसके लिए एक बार नुमाइशी चीज़ बनाई गई। आप लोगों ने, कितने लोगों ने लेडी कैनिंग खाई है, जो पांतुआ और गुलाब जामुन के बीच की चीज़ है और लेडी कैनिंग के लिए बनाई गई थी। कलकत्ता में आज भी मिलती है, कई कई शुभ पुराने हलवाई बेचते हैं, मगर जो ऐसी नुमाइशी चीज़ बनती है वो एक बार बन के रफा दफा कफन हो जाती है, दोबारा बचती नहीं है। तो मेरे दिमाग तो उनका, चलिए आपको चल के खिला लाते हैं। फारूक मियाँ मुझे लेके काकोरी गए, तो वो रहस्योद्घाटन बहुत जल्दी हो गया। काकोरी में एक पुरानी सूफ़ी की मज़ार है, उस सूफ़ी की मज़ार में खमीरी रोटी और ठंडी शिकोरे में फिरनी की तरह जमी हुई दाल मसूर की मिलती है। और वहाँ जो बूढ़े आदमी ज़ियारत के लिए आते थे, उन सब देहाती गाँव के बूढ़ों के दांत नहीं होते थे, तो उनके खाने लायक गलावट का कबाब वहाँ बनता था जो काकोरी का कबाब था। अब उसमें इतनी सारी कहानियाँ जोड़ दी गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि खाने के बारे में दिक्कत क्या होती है। गुरुजी, वो बेचारे गुरुजी कहते थे, बड़े भले आदमी थे, तो कालरा मुझे गुरुजी कहते थे। तो उनका कहना ये था कि ये रईसों के चोचले हैं, गरीबों की रोटियां हैं। हम कहते हैं कि इसके साथ ये कहानी जुड़ी है, इसके साथ ये कहानी जुड़ी है, तो ये लोग खर्च करते हैं। ये जो खर्च करते हैं उससे हमारे महीने भर का घर का खर्च निकल आता है कि इसमें इतना पाव ये पड़ता है, इतना तेल ये पड़ता है, माशा पड़ता है। अब बिल्कुल अंत में संक्षेप में रमा भाई ने 2-3 चीज़ों का जिक्र किया जिनको मैं संशोधित करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरा जायके का सफ़र कालरा के संग शुरू नहीं हुआ था। शुरू हुआ था अपनी माँ के साथ 6-7 साल की उम्र में मुक्तेश्वर में, जहाँ मेरे पिता डॉक्टर थे और मेरी माँ शांति निकेतन से आई थी, और इसी कारण मैंने 20-21 साल की उम्र में पढ़ाना शुरू किया। मैं स्कूल कभी नहीं गया, मैं स्कूल सिर्फ BA की पढ़ाई के लिए गया, बाकी पढ़ाई मेरी घर में शांति निकेतन के तरीके में हुई थी। माँ मेरी संस्कृत जानती थी, चीनी जानती थी, तिब्बती जानती थी, मंगला उड़िया अखमिया जानती थी, उर्दू फारसी जानती थी, बहुभाषाविद थी। उनके साथ उनकी आत्मा शांत रहे। मगर उनको खाना बनाने का भी बड़ा शौक़ था। उनकी पैदाइश काठियावाड़ की थी, पिता ने काम किया था ओरछा में ननिहाल मेरी थी, फिर रामपुर में वो रहे, मैसूर में रहे, उड़ीसा में रहीं, मेघालय में रहीं। तो हमारे घर में खाना अनेक प्रकार का पकता था, इसको हम अपना खाना मानते थे, ये नहीं मानते थे कि ये असमिया है, ये उड़िया है, ये है। फिर एक बार ये हुआ कि पिताजी डॉक्टर थे, वो बार बार पूछते इस खाने का असर क्या होता है, इसमें ये चीज़ जो पड़ती है उसका असर क्या होता है। तो जितनी बार वो पूछते थे तो एक बार उनके मुंह से भूल से शब्द निकला एफ्रोडिसियक, यानी जो पौरुष बढ़ाने वाला खाना होता है, पलंग तोड़ पान जिसके लिए खाया जाता है या किमाम बनता है, ये खाना क्या होता है। तो मैंने माँ से पूछा ये एफ्रोडिसियक क्या होता है।
तो पिताजी तो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा ये इट इज़ समथिंग विच इज़ इंक्रीजेज विरिलिटी इन मेल्स, तो ये एक तरह का व्याग्रा ट्रेडिशनल होता है। तब व्याग्रा नहीं आया हुआ था, मतलब उस तरह की कुछ मेडिसिन, स्पेनिश फ्लाई वगैरह थी। माताजी जी तो उन्होंने एक लंबा प्रकरण छेड़ा, उन्होंने कहा कि वाजीकरण अलग है, स्तंभन अलग है, वशीकरण अलग है, और ये अब मेरे दिमाग में मैंने पूछा, पहले जब तुम बूढ़े होगे, बड़े होगे, तुम खुद समझ जाओगे मैं क्या बात कर रही हूँ। अब तब से अब तक 60 साल बीत गए, वो बात मेरी समझ में आई नहीं, क्या सरदार होता है कि नहीं होता है, मगर वो होली ग्रेल आप तलाश करते फिरते हैं। मगर जब मैं कादरा साहब के साथ मैंने काम करना शुरू किया तो बड़ी रोचक बात मुझे पता चली, जो उस ओरिजिनल प्रोग्राम का नाम था दावत, जो दूरदर्शन के लिए बन रहा था। जब हमने हिंदुस्तानी खाने की बात बावर्चियों से की तो मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि किसी हिंदुस्तानी बावर्ची को हिंदुस्तानी खाने के बारे में कुछ नहीं आता है, क्योंकि वो चीनी खाना बेचते हैं, वो इटालियन खाना बेचते हैं, वो सूप बेचते हैं, बेकरी के आइटम बेचते हैं, और हिंदुस्तान में दो मांस जो नहीं खाए जाते हैं, गोमांस और सुअर, उनके बारे में उनकी विशेषज्ञता होती है। तो वो बेचारे क्या करें। एक शेफ थे, वो जब करी बनाने लगे पर्दे के लिए तो उनसे पूछा इसमें लाल मिर्च कितनी पड़ेगी। गोश्त पक रहा था करीब आधा किलो, उनका 200 ग्राम लाल मिर्च। मेरे कान खड़े हुए, मैंने कहा इनका दिमाग खराब है। दो फिर उन्होंने पूछा उस अपने जमूड़े से कितना ग्राम, उसने नहीं 2 बड़े चम्मच। मैंने कहा 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी 500 ग्राम गोश्त के लिए बहुत ज़्यादा है। खैर वैसे यहाँ हमारे एक मित्र थे, अब तो उनकी भी स्मृति शेष है, चैन सिंह पवार, तो उन्होंने एक बार मालवा का मांस हमें खिलाया था, जो जिसको रात को खा के दूसरे दिन सवेरे पश्चाताप होता था, ट्रैफिक लाइट जल जाती थी। वो आधा किलो में 200 ग्राम मिर्च वो तो डालते ही डालते थे। मगर ये उस दिन मुझे लगा कि इस बारे में विधिवत शोध करना चाहिए कि हिंदुस्तानी खाना होता क्या है। रमा भाई ने एक बात और कही थी, कौन मसाले होते हैं, कितने मसाले होते हैं, क्या होता है, गरीब आदमी का मसाला, अमीर आदमी का मसाला आदि। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे है कि एक शाकाहारी मसाला है जिसके बारे में आपने शायद सुना हो, बनारस में बलुइयों तो खा के आप आ गए, कि बुकनो नाम का एक मसाला है। तो बुकनो नाम के मसाले के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, किसी से आप पूछ दिए, वो कहते हैं 36 मसाले पड़ते हैं। अच्छा भैया हम कागज पेंसिल लेके बैठे, 36 मसाले गिना दे हमें, कौन से हैं। 12वें 13वें पे हाथ लोगों का तंग होना शुरू होता है। तो जो वहाँ के व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा आप कष्ट करें, मैं संग चला आता हूँ, घर में कुछ खा भी लूँगा। नहीं धन्यवाद, मैं घर आके पूछ भी लूँगा, खा भी लूँगा। तो भाभी जी ने कहा बेटे ऐसा है, और बेटे कहती थी उम्र ज़्यादा थी, मैं तो उनको भाभी जी कह रहा था, ये सोच के कि उनको ऐसा नहीं लगे कि उनको काकी कहने से उनको बुरा लग जाए। तो उन्होंने कहा कि इसमें 4 मसाले और बता दिए। मैंने कहा बाकी का, फिर अभी तो हम 16वें 17वें पे पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करूँगी, वैद्य जी से पूछ के बताऊँगी कि इस मसाले की क्या तस्वीर है। तो मैं ढूंढता ढूंढता समय मेरे पास था, वैद्य जी के पास गया। वैद्य जी ने 3 मसाले उसमें और जोड़ दिए। अब वो 16 से 19 पे हम पहुँचे। मसाले कॉमन नहीं थे, 19 मतलब एक थे। अब मैंने वैद्य जी से कहा अभी तो सब कसर है, 36 मसालों की बात हो रही थी, 19 और 36 के बीच में बड़ा फैसला होता है। उन्होंने कहा अब मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। तो घुमा फिरा के बाद वो रसोई में पत्नी के पास पहुंच गई। पत्नी ने 5 मसाले उसमें तत्काल जोड़ दिए, तो वो 19 से हम लोग एक ही झटके में 24 पे पहुंच गए। मगर 24 से भाई साहब वो 36 तक की मेरी खोज पिछले 7 साल में जस की तस चल रही है। कानपुर का अलग बुकानो, आगरा का अलग बुकानो, बनारस का अलग बुकानो, और उस मसाले में किस मसाले की क्या तासीर है ये बताने वाला कोई नहीं है, उसका परिमाण क्या होगा ये बताने वाला कोई नहीं है। और फिर दिमाग में कई तरह की चीज़ें आती हैं कि पहले बावर्ची बहुत चीज़ों को छुपाते थे। आजकल विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आप गैस क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं, आप स्पेक्ट्रोग्राफी कर रहे हैं, आपको क्रेस्ट एंड ट्रस्ट में पता चल जाएगा कि किस मात्रा में कौन मसाला कहा गया है, उसका प्रमाण क्या होगा। मगर ये विज्ञान नहीं है। खाते वक्त तो आप विज्ञान थोड़ी, आप संगीत सुनते वक्त थोड़ी ताल के ठेके गिनते हो, खाते वक्त थोड़ी आप ही कहते हो उसमें क्या लिखा है, इसमें क्या दाना है। आज सवेरे जब फार्म मुझे घुमा रहे थे सुधीर, तो उन्होंने, अब कल से वो हम ये चावल को लेकर मैं भटका था, मैंने कहा था कि यहाँ का ये इंद्रायणी चावल है जो मैंने आज तक खाया नहीं है। बाद में यहाँ तक रहस्योद्घाटन हुआ कि इंद्रायणी चावल ग्वालियर का नहीं है, वो पुणे से यहाँ आया था और बरास्ता नागपुर आया था। जो मराठा जागीरदार सूबेदार आए भोसले के साथ वो नागपुर लाए, वहाँ से जो ग्वालियर पहुँचे चावल यहाँ पहुँच गया। इंद्रायणी का स्रोत से यहाँ तक आने का रास्ता पता चला, जायका अभी भी पता नहीं चला। अब कल ही रात काले चावलों की बात होने लगी तो उन्होंने फार्म में मुझे 3 प्रकार के काले चावल बाली निकाल कर दिखाए कि ये काला चावल है जो काला नमक की तरफ जा रहा है, ये काली, एक नए चावल का उन्होंने नाम लिया काली मुच्छ नाम का। जो काली मुच्छ नाम का चावल है जिसका तलवाड़ी बासमती से मेल करने के बाद एक
काले रंग की बासमती बनती है, ब्लैक बासमती, या रेड बोरा राइस मिलता है। अब इसको अगर आप देखें तो ये पहाड़ में भी मिलता है, ये मापिला थम्बा राइस भी मिलता है, ये मणिपुर का वो राइस भी है जो वियाग्रा एफ्रोडिसियक है कि दामाद को खिलाया जाता था, फिर दूसरे दिन उसका शक्ति परीक्षण होता था, जा उठा, इतना भारी पत्थर है, अगर उठा लेगा तो लड़की ब्याहने लायक है, वरना घर जा अपने। वो स्वयं की एक प्रतीक्षा उसमें होती थी। तो मुझे लगता है कि खाने के संसार में जो अंत में जो शीर्षक है किताब का, फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, वो एक तरफा नहीं होता। बेचारे राजे का भी मन तरसता है कि ये लोग क्या खा रहे हैं। वो जो राजकुमारी थी, जो बेचारी जिसकी शादी शाही घराने में हुई, भूखों मरने लगी, तो वैद्य जी ने कहा इसको जब तक बाजरी का रोटी का टुकड़ा न मिले तब तक ये स्वस्थ रह ही नहीं सकती। तो उसमें बाजरे के दाना उसके खाते में जुड़ा हुआ था, और जो अमीर आदमी था वो चटखारे लेता था, बदहजमी होती थी, अजीर्ण हो जाता था। उसको समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतने तंदुरुस्त कैसे हैं जो खेतों में खटते हैं और रूखी सूखी चुपड़ी खाते, बिना चुपड़ी खाते नहीं हैं, रूखी सूखी खाते हैं। कोई बाजरा खाता है, कोई ज्वार खाता है, और घोड़े से ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं, वो सुखी सानंद रहते हैं। अब वो कितने सुखी सानंद रहते थे इसका चर्चा एक दीगर विषय है। मैं बिल्कुल अंत में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यहाँ सारी फ़ोटो इस दीवार, हॉल की दीवार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की लगी है, और उनका एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण था कि हिंदुस्तान में पुरुषों ने औरत को रोटियां और बच्चे पैदा करने वाली मशीन बनाकर छोड़ दिया है, जिसकी ओर इशारा रमाभाई ने भी किया कि रसोई का जो सारा काम है वो अवैतनिक श्रमिकों के द्वारा घर में किया जाता है, जिनके श्रम की कोई कीमत घर में नहीं आंकी जाती है। और आजकल तो खैर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, संयुक्त परिवार बिखर गए हैं, और महिलाएं अच्छा खाना बनाना अपना अपमान ही समझती हैं, इसको कोई हुनर नहीं समझा जाता। मगर पुरुषों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण खाने में नहीं रही है। अगर शादी ब्याह का बड़ा खाना बन रहा है तो बनाने वाला भौंटी बामन धाम बनाने हिमाचल में आएगा, महाराज मारवाड़ी खाना बनाने आएगा, बावर्ची शाही या फ़कीरी शादी का खाना बनाने आएगा, चल्लम का खाना बनाने में आएगा। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम स्टीरियोटाइप्ड होकर न सोचें, और हम खाने के बारे में ऐसे सोचें कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग खाना है, जिसमें सारे हमारे इंद्रिय सुख जुड़े हुए हैं। खाना बन रहा है तो सूंघ के मुंह में ला रही है, पांडवों के कुत्ते के समान, जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। खाना जब आँख के सामने आ रहा है तो आई कैंडी हमारे आँख के सामने आ रही है, खाने लायक है कि नहीं है। खाना दाना दाना खिला है चावल का कि नहीं खिला है, नहीं खिला है तो जरूरी नहीं कि बासमती खाएं। अगर मोटा चावल है तो कैसा लग रहा है, खाने में आकर्षण, उसकी बास कैसी है। तो फ्रेग्रेंस, गंध आते, आँख से देखते हैं, हाथ से छूते हैं तो टेम्परेचर का पता चलता है। हिंदुस्तानी आदमी जब उंगलियों से खाता है उसका कलेवर पता चलता है, टेक्सचर पता चलता है। फिर जब चबाते हैं तो कान से कड़कड़ाहट, चपड़ा, तड़का लगाने की आवाज़ आती है। और जब ये सब आप खाते हैं तो आपको अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होता है, जिसमें कहीं न कहीं संगीत है, कहीं न कहीं रंग है, कहीं न कहीं स्वाद है। वो सारे आपके तृप्ति हुई खाने में। तो वो बेचारा वही भूखा बामन याद आता है जिससे पूछा कि तृप्ति हुई। उसने कहा खा तो लिया जजमान, मगर अगर बची हो तो थोड़ी तृप्ति भिजवा दे। तो वही हाल मेरा हो रहा है। तो मैं आशा है आप लोगों को मैंने बहुत जमाइयाँ नहीं लिवाई हैं। धन्यवाद, आपने बड़े गौर से तो सर मेरा सवाल ये था कि हाउ कैन वी इंश्योर दैट ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपीज एंड टेक्निक्स आर प्रिजर्व्ड इन दिस करेंट जनरेशन? ये आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जिम्मेदारी हम सबकी अपनी अपनी चाहत चावल के दाने की तरह अपनी अपनी है। जैसे आपने कहा ट्रेडिशनल रेसिपीज, तो हम इस ट्रेडिशनल रेसिपी की बात कर रहे हैं। आपके घर में जो पकता था ग्वालियर के इर्द, या मेरे घर में जो पकता था पहाड़ में हिमाचल की छाया में, या तमिलनाडु में कावेरी गोदावरी दोआब में जो पकता था। तो सबसे पहला भेद तो ये है कि हम जिसे ट्रेडिशनल कह रहे हैं, पारंपरिक कह रहे हैं, उसका पारिवारिक अंश क्या है। जो उस लड़की की बात मैंने कही, हमारे घर में मछली सरकार की इसलिए बनती थी कि बर्तन खट्टा था। तो हमारे घर की जो परंपरा थी पारिवारिक, वो क्या हमारे समुदाय की, हमारे प्रदेश की पारंपरिक विधि थी, या हमारे घर में हर घर में ये होता है शादी के बाद लड़की दूसरे घर से आती है तो वो अपने घर की परंपरा रखती है और ससुराल की परंपरा होती है। इन दो से जो हाइब्रिड विधि बनती है उसका क्या होता है। आज समय बच्चे जिसके ले रहे थे कि तो तीसरी जनरेशन में वो फिर नई वैरायटी हो जाती है और फिर उसका चलन होता है एक भाषा। इसको हम कैसे आखिर में रखें
उसका एकमात्र तरीका है कि आप स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, खाना बनाना सीखें, उसमें रुचि रखें। तो जब आपका मन करे कि आज ये, कल घर में जब खा रहे थे तो आलू की मट्ठे वाली सब्जी थी, तो रमेश का हर ये था इसमें जब तक हींग समुचित मात्रा में निकले तो मजा नहीं आता। बात बिल्कुल सही। तो जब सब्जी आई तो बाकी खाना अद्भुत था। लौकी दिल में थी, मूंग की दाल लौक के बनाए वाली दिल में थी, मगर अब पहले तो देखिए जुलिस हो गया था, इसमें हिंग कम है, इसमें हिंग कम है, ये जल्दबाजी में बनी सब्जी है, तो हमको वो उतना परिश्रम करना पड़ेगा कि अपनी जुबान के अनुसार जो चीज़ अच्छी लगती है वो हम कम से कम बना सकें। और ये इतना बार हमने से कोई करने का ठेका देता है अपने अपने बुद्धि पे, तो मेरे ख्याल में बचाएगा। थैंक यू सर। अगला प्रश्न पीछे। Good afternoon, sir. I'm Anushmita Shrivastava from BSc Kabir third year. सर मुझे आपसे पूछना था कि इंडिया का जो रिच फूड हेरिटेज है उसमें ऐसा कौन सा व्यंजन है जो ग्लोबली इंडिया को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? ये आपका प्रश्न बिल्कुल विकट है, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। ये तो यक्ष प्रश्न निकाल कर दे जाने का और मेरा माथा उल्टे हो जाएगा। तो जब आप कहते हैं कि इंडिया का बेस्ट व्यंजन, तो इंडिया से आपका तात्पर्य क्या है? मैं मानता हूँ कि आप प्रधानमंत्री के अनुसार भारत कह रहे हैं। जब आप भारत कह रहे हैं वो अविभाजित भारत है, जिसे मैं अखंड भारत कहने को राजी नहीं हूँ, मगर अविभाजित भारत जो है वो खतरे खैबर से अराकान के जंगलों तक और जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर सिंगल द्वीप तक और मालदीव तक फैला हुआ है। बृहत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ है। मध्य एशिया में जो ऋषभ राजमार्ग था उसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान आदि उसका हिस्सा थे। जहाँ बाबरी बुद्धा थे, जहाँ अफगानिस्तान में शायद शाही परिवार का शासन था। तो इस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यंजन शायद मुश्किल होगा। मेरा भाई ने अपने उद्बोधन में बात कही थी दाल रोटी। कुछ लोग दाल रोटी खाते हैं, कुछ लोग दाल भात खाते हैं। जो लोग दाल भात खाते हैं उनके रोटी विदेशी है, विदेशी नहीं है। वो क्या मुझे टेबल बना के खाते हैं, वो विदेशी मगर यदि आप दाल भात खाते हैं तो कॉमन चीज क्या है? दाल। तो मुझे लगता है कोई भी व्यंजन जो भारत का कर सकता है दाल, तो वो रोटी वाला भी खाता है, वो भात वाला भी खाता है, वो पंजाब वाला माली दाल, गहरी दाल, काली दाल, दाल बुखारा सब खाता है, और वो सांभर भी बनता है, और वो अरबी दाल की मणिपुरी भी बनती है। और अगर दाल के साथ आप चावल मिला लें तो खिचड़ी लगभग भारत के खाने का प्रतिनिधित्व कर सकती है, मगर वो खिचड़ी नहीं जो मालदीव की प्रधानमंत्री को प्रिय है। वो हमारा अच्छी स्वादिष्ट है, उसका उदाहरण है। जो खिचड़ी मुझे लगता है सबसे अच्छी लगती थी उसका नाम था लजीजा। वो भी दाने दाने में लिखा खाने वाले का नाम है। और इसी को जब उनके पुत्र ने बंद कर दिया जेल में और खाने का बंदिश लगा दी, तो शाहजहां बेचारे को खाने को नहीं मिलता था, मगर यही दुख के दिन देखने पड़े। औरंगजेब जब उसके बदतमीज लड़के ने उसकी एकमात्र मां को ठुकरा दिया, औरंगजेब के पत्र है जिसमें उसने अपने लड़के को लिखा है कि बेटा तेरा बावर्ची बड़ी अच्छी खिचड़ी बनाता था। जब मैं दिल्ली में आया तो बड़ी बड़ी स्वादिष्ट सामिश खिचड़ी खिलाई थी। अगर हो सके तो स्वामी को मेरे पास भेज दे। लड़के ने बिल्कुल नहीं भेजा। उसका बाप ने मान ली कि तो आता है ऐसा बराबर रखने का, एक ही चीज खाता है लेकिन मत खाने को दूसरे को। अब उसके बाद उसने दोबारा यदि वो बावर्ची भेजी में जो कुछ तकलीफ हो रही है तो उसका कोई शिष्य भेजी तो उसकी कैसे पका सकता है। मगर वो बड़ा नसीब बादशाह था जिसको वो अपना पसंदीदा दाना खाने को नहीं मिला, तो वो लजीजा खिचड़ी भाग कर खा सकती है जो सामिश खिचड़ी है। और खिचड़ी मुझे इसलिए लगती है भाग कर करने वाली, कई बार मैं कहता हूँ कि अल-बरूनी ने किताब में कहा है 1000 साल पहले कि भारत के आम आदमी का खाना दलिया नमक खिचड़ी है। और ये खिचड़ी बंगाल में भूरी खिचड़ी बनती है। ये खिचड़ी वाल्मीकि शाह के दरबार में चावल की हवैया काट के चावल और पिछले काट के माश की दाल बनती थी। और यही खिचड़ी मीठी खिचड़ी बनती है दक्षिण भारत में पोंगल, जो शाखा पोंगल से कहते हैं। तो उसके जितने रूप हैं वो इतने सारे भारत में, बंगाल में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति में माश की खिचड़ी, ये सारी खिचड़ियों को अगर आप देखें तो शायद इनका एक संस्करण ऐसा हो सकता है
जिसमें चावल हम यहाँ से लाए, दाल हम वहाँ से लाए, मसाले हम यहाँ से लाए, हमने एक सूत्र में उसे बांध दिया और हमने उसका स्वरूप शाकाहारी ही रखा, जो हजरत रूमी की खिचड़ी थी, जिसमें सूखे आलू उबाले, सूखे फूल, सूखी कुमाइयाँ, बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, पाकर, चस्टर्ड, तो इस तरह की अगर कोई खिचड़ी होगी तो वो इंस्टीट्यूट होगी, वो भारत के अनेक हिस्सों पर विजिट भी करती होगी और हर आदमी को लेगा कि मेरा कुछ एडिशन क्या है, कुमारी डूबरा लेकर लद्दाख से आई है, आलू बुखारा नॉर्थ वेस्ट फर्टिया से आए हैं। थैंक यू सर। तो सर, मेरा नाम आरएस तिवारी है, सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी। मैं सर आपसे ये सवाल है कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? सर मेरा सवाल ये है कि आपका जीवन में कौन सा ऐसा पल है? सबसे साफ इसका खाने से जिक्र है कि द्रौपदी ने 5 कीड़े स्वर्गारोहण करके वहां लगाए। मैंने जब हिंदी की किसी पत्रिका में पंचचूड़ी आरोहण का एक देखा, कब उन्होंने पहले लिखा था, थोड़ा अकड़न समझाया जाता था, मैंने अपनी माँ के पास जाकर कहा मैं पंचचूड़ी को चढ़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने बिना रुके मुझसे कहा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले इस योग्य वर्गों को पर्वतारोहण कर सकते हो, तब तुम पर्वतारोहण की अभिलाषा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा पालो। ये सबक मुझे जीवन भर काम आया है। मुझे लगा कि उन्होंने निराश नहीं किया कि अरे दीदी 8 साल की उम्र में क्या कह रहा छाता लेके मुझे चलेगा, उस पर्वतारोहण की कहानी में वो था, इस तरह का कथानक था, तो मैंने निराश नहीं किया। अगर पहले तो अपने को तैयार करो कोई काम करने के लिए और तब मैं सोचूं तब वो सफल हो, तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर पहले जीवन का। गुड आफ्टरनून सर, आई एम पीएस मंडल फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर। मेरा प्रश्न यही है, ईपीएस और भारतीय बैंडोना के बीच संबंध खोजने का प्रेरणा आपको कैसे हुई? मैं समझ खोजने की कोशिश नहीं करता हूँ, समझ तो आपके सामने उत्तर आ रहा है ना, आप बैठ रहे हैं तो आपको कुछ चीजें खुद साफ आती है कि इस चीज में और हमारे व्यंजन में कॉम्बिनेशन क्या है। जब तक उनके पास पैसा नहीं था, यूरोप के लोगों ने हमारा शोषण नहीं किया था, साम्राज्यवाद नहीं हुआ था, वो भी तो अनाज खाते थे, उनका अनाज खाते थे। आयरलैंड में जब एक बार अकाल पड़ा तो आलू की फसल खाया उनसे पड़ा था ना, और आलू की पुर्तगाली के साथ आयरलैंड आए थे, तो उसके बाद जब वो समृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने खाने में अनाज कम कर दिया और मांस बढ़ा दिया, फिर खाना फिर से खाना शुरू कर दिया। अगर पहले खाना जो रवा भाई ने जिक्र किया, पहले हमारे सारे पोते तो दाने बीज के खाते थे ना, बीज के खाते थे, फल पके हुए बीज के खाते थे, और जब पकाना शुरू किया तो उसका स्वाद भी बढ़ता, उसका फ्लेवर भी बढ़ता, उनके पौष्टिक तत्व भी बढ़ते। तो अगर एक बुनियादी तौर पर आप देखें तो हर खाने का हर दूसरे खाने से संबंध है। तो जो खाना हम सोचते हैं स्वदेशी खाना है, हमारे यहाँ ईख होता था, हमारे यहाँ चावल होता था, हमारे यहाँ और 2-4 चीजें आम होता था, मगर बहुत सारी चीजें 10,000 वर्ष पहले अफ्रीका से बाजरा जिसे ग्रीक से कहते हैं, सेंट्रीशिया का वहाँ से जीरा धनिया कोरिएंडर आया है। यदि आप देखें और दूसरे छोर पर तो हमारे यहाँ कुछ चीजें पान का पत्ता दक्षिण पूर्व एशिया से 2,500-3,000 वर्ष पहले आया है। जब हम पत्रम पुष्पम समायापि कहते हुए संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए मंदिर में उसे दिखते तब किसे याद आता है कि पान का पत्ता हमारे लिए ये लाल वगैरह है जो लाओस कंबोडिया से आया है। तो ये हमारे मन में तो हिचा है, खाने का समझ तो है ही, हर खाने की चीज आपको कहीं ना कहीं होती है। तो बड़ा पुराना हिंदी फिल्मी गाना है कि हर नया मौसम पुरानी याद लेके आएगा। आप जब भी कुछ खाते हैं तो आपको लगता है कि कल खाते वक्त दोपहर में होगा क्या, गेहूं की रोटी खाएंगे, शेयर खाएंगे, मिलेट खाएंगे। अब मिलेट की रोटी बनाना बड़ा कठिन है, तो जिसे हम मिलेट की रोटी कहते हैं वो मिलेट मिश्रित गेहूं की रोटी ही है। और मिलेट तो फिर एक सर्वनाम है ना, उसमें बाजरा खा रहे, मलुआ खा रहे, रागी खा रहे, ज्वार खा रहे, सोरगम खा रहे, कलई खा रहे, क्या खा रहे। तो अगर आप दक्षिण के रहने वाले हो तो आपको ज्वार अच्छा लगेगा। अब ज्वार गेहूं से बना है, ज्वार की रोटी गर्म पानी से बने हो, दूध से बनाना है, ठंडे पानी से दूध से बनाने में जाने में फर्क आएगा। अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो आप बासमती को तो चूचू करेंगे, आपको वो पसंद आएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड के रहने वाले तो आपको जवाबपुर कटोरी पसंद आएगा, आपको दूरराज पसंद आएगा। दिक्कत ये है कि
आजकल व्यावसायिकता के कारण जो खाने का विशेषीकरण हुआ है और उसके साथ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर लगाए गए हैं, उससे खाने को बना कर दिया है। आपको लगता है नरसिंहपुर की अरहर की दाल फर्क है नागौर की फुटका दाल से या कलाबुर्गी की दाल से, और तीनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला होता है। नरसिंहपुर को अलग, आप कलाबुर्गी को अलग, तो वो खाने का संबंध तो आपको पता है। आप चावल खाएंगे आपको लगा हाँ इसमें फास्ट तो नहीं आ रही, रंग ऐसा है, टेक्सचर कैसा है, तो वो संबंध स्पष्ट है। आप उसे तलाश करें वो एक बड़ी पुरानी कहावत है ना, शिशु को गुड़ नहीं तलाश करना चाहिए, गुड़ शिशु को तलाश कर देता है। तो खाने के साथ वही होता है। मैं आ रहा था तो ड्राइवर फारूक में से उसने पूछा कि यहाँ आबादी कोई, तो वो लगा उठ के सवाल पूछ रहा हूँ क्या हो सकता है, कोई गीत नहीं है मेरा, उनसे एक था तो एक ठीक ठिकाना ढाबा बताओ जहाँ गोश्त ढाबा बताओ, वहाँ जाकर खाए। तो वो हर जगह होता है। मीठा सबसे अच्छा कहाँ का मिलता है, रोटियां सबसे अच्छी कौन बनाता है। थैंक यू सर। आप याद रखिए, हम आपको याद रखिए। प्रणाम सर, मैं अभिजीत मिश्रा बिहार से हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आपका बुक द इंडिया कुक करके जो है उसमें आपने 800 से ज़्यादा व्यंजनों के बारे में बताया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नियमों का पालन करते हुए कैसे इंडिया के प्रोडक्ट को बाहर ले जाएं। आपका सवाल बहुत उलझा हुआ है, 3-4 प्रश्न उसमें हैं और सबके सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, इंडिया कोको जो है वो एक बड़ी विचित्र कोको है और जानकारी बट्टे हुई कोको है। वो इसलिए है कि उसमें मैंने 1000 व्यंजनों की विधियां तो दी हैं, मगर उनका वर्णन मैंने उनके बारे में किस्सा वगैरह नहीं लिखा है। उनकी कहानी की मेरी किताब में, इसका नाम है लज्जतनामा, रूपा ने छापी है। उस किताब में 60-65 व्यंजन है, उनकी कहानियां दी हुई हैं। तो वो किताब एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इंडिया का कोको पर मेरे लिखे सिर्फ 8 पन्ने हैं जो शुरू का परिचय है। उस किताब की सफलता का रहस्य प्रकाशक का बाजार को भागना था। उन्होंने क्रिसमस के हफ्ते में चावल के बोरे में थैला बनाकर उस किताब को बेचा और उसके कवर में टीन का तेल का डब्बा छापा और उस किताब की 50,000 प्रतियां छापने के साथ क्रिसमस को दी गई। तो वो लोग उपहार के तौर में खरीदते थे। उन्होंने दूसरी 50,000 प्रतियां छापी, वो नए साल के पहले दी गई। तो किसी भारतीय लेखक की किताब 2 हफ्ते में 1 लाख प्रतियां मिल जाए तो उनके लिए बड़ा था। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको बेस्टसेलर लिस्ट में डाल दिया, उसके बाद 50,000 और मिल गई। तो उस किताब की सफलता से मेरा लेना देना बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ जुड़ी थी बेचने वालों की भारत। तीसरा जो आपका सवाल है वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए इस मामले में मैं पूरी तरह प्रधानमंत्री के साथ हूँ और किसी चीज में हो या ना हो कि अंतर्राष्ट्रीय मानक भारतीयों को अपने बाजार में प्रवेश न करने के लिए बनाए जाते हैं। खासकर यूरोपियन यूनियन जो इतनी बेईमान है कि हर चीज में चूहे की या बकरी की मेहंदी निकाल देती है या ऐसा फर्टिलाइजर निकाल देती है जो संभव ही नहीं है। जहाँ हम ऑर्गेनिक खेती पहाड़ में करते हैं, उन खेतों में 5 साल से किसी ने फसल उगाई नहीं थी, तो 5 मुआवजे जो वहाँ बसते थे उसके दोनों बच्चों को बेलवा उठा के दिया था। वो खेत हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मिले ही करते, मगर जब हमने टेस्ट करवाया तो उसमें 0.02% उनको कुछ दिया था और कहा ये ऑर्गेनिक नहीं है और हम व्यावसायिक तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि अमेरिकन ग्राहक के लिए क्या उचित है, यूरोपीय ग्राहक के लिए क्या उचित है, इसमें इतने दोहरे मानदंड है। इसका एक उदाहरण से आपको दूंगा। यूरोपियन यूनियन की मार्केट में नॉर्वेजियन सामन मछली जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है मछलियों की एक प्रजाति में वर्जित है। क्यों वर्जित है? कि नॉर्वेजिया की जो फिशरीज मंत्री थी उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दरकिनार करते हुए समुद्र में फार्म लगाया था जहां वो इन मछलियों को पालती थी, एंटीबायोटिक के इंजेक्शन देती थी, हार्मोन के इंजेक्शन देकर वहां करती थी और जब उनको टेस्ट किया गया तो परमिशन दी। तो उन्होंने नॉर्वेजियन फिशरीज के मिनिस्टर के फार्म की सारी नॉर्वेजियन फिशरी को वर्जित कर दिया। ये अकेला एक उदाहरण है जिसमें यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा बहुत सख्ती
साथ पसंदगी दिखाई थी, मगर इतनी चीजें, कितनी चीजों पे वो अपनी आंखें वो देखते हैं अगर अमेरिकन फार्मर्स कर रहे हैं, अमेरिकन फार्मर्स तो बिना फर्टिलाइजर्स के, बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना रेडिएशन कुछ करेंगे, तो उसका जो रेसिड्यू होगा उसका क्या होगा, जो सुपर प्रोसेस्ड फूड है उनका क्या होगा। तो अब आपने क्या क्या करे बेटे, क्या आपने बातों का जिक्र किया, मैंने कुछ काम ऐसे से किया, तो आपने रंग स्वाद संरक्षण नेचुरल आइडेंटिटी, तो अगर आप चीजें पढ़ते हैं तो E111 E109 E119 क्या है, नेचुरल आइडेंटिटी में क्या होता है, तो जो नेचर आइडेंटिटी है वो नेचुरल नहीं है, जो स्पाइस है वो कंडेंस्ड नहीं है, जो कंडेंस्ड है वो स्पाइस नहीं है, इतने परसेंट का आप लेवल करके आप उसको बेच सकते हैं, इसमें चीज पड़ी है, अगर शुरू हुआ था दारू से, जिन से और नामों से, तो ये बड़ी विचित्र चीज भारतवर्ष में इंडियन पेट फॉरन निकल, अगर वो भारत को स्वदेशी बनी तो फॉरन कहाँ से होगी, वो इंडियन को देखिए इसी दुकान पे टेकअवे नहीं चाहिए, तो उसमें मिक्स विद स्कॉच, बिल्कुल मिक्स विद स्कॉच है, 750 ml में 5 ml स्कॉच, आप खुश होते जाते हैं, फिर क्यों पॉलिटिकल सारा चर्चा का शेरा था कि आपने चंबल उसमें नाम तो रखा है, मगर चंबल उसमें नाम लिया था कि नहीं था, तो जो आपका तीसरा सवाल है उसके बारे में बहस है, और दिक्कत ये है कि भारतीय खाना है उसके मानक कौन तय करेगा, तो भारतीय तय करेंगे ना, तो दूरी चिकन अच्छा लगा है या बुरा लगा है, कल रामचंद्र की स्मृति हो रही थी तो अगर ये छह दूरी को निपटा नहीं थे, अब बुला के नहीं कोई हमें वो तो जो एक दूरी चिकन का आधा भी खा पाओ, तो खाएगा उसी को बताओ कि काम में मजा था कि सीने में मजा था कि गर्दन मोड़ के खाने में मजा था, बोलते ही पर पूरी जाति आपको बताइए ये बच्चे को लेकर हमला होता है, तो बच्चे का जन्म कैसे हुआ, जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर था कड़क चिकन खाता था, वो भाजी नहीं खाता था, जो बचा रह जाता था उसको टमाटर मक्खन सब लोग उसको खाते थे। दूसरा ऐसा उदाहरण है बिहारी का उदाहरण, सड़क छाप खाना है, रास्ता पकता है, पानी और सीढ़ी के संग, बूंदी के संग, आज आपको मिलता है बादशाही बिहारी, कौन बादशाह ज़्यादा साफ चिकन काटता हो बिहारी का, तो हिंदुस्तानी खाने के मानक फर्क नहीं, और उनके अनुसार आपको, और हमको मिर्ची मार्केट की जरूरत क्यों है भाई साहब, 1.5 अरब आबादी का देश, 125 करोड़ तो कम से कम है, उसमें पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका जो दोस्ती खाने को कॉमन है, तो हमें नहीं पता है यही। थैंक यू सर। अरे सवाल तो पूछोगे, माइक ले लो। A very good morning, sir. Myself Prince Pratap Singh, and I am pursuing my BSc in Food Technology. तो सर पहली बात तो मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ आपके हर एक शब्द से, क्योंकि आपने बताया आप 78 ईयर्स के हैं और इस ऊर्जा से सर आई प्रे टू गॉड कि आप 100 ईयर्स कंप्लीट करें, बट सर जो 78 ईयर्स में आप इतनी ऊर्जा से बोल रहे थे, क्योंकि सर अभी जो पिछले 20-25 सालों में इंडिया में चेंजेस हुए हैं, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री सर बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही है, तो सर अगर आप अभी 20 साल के होते और इस एरा में जी होते तो आप क्या एडवाइस देते अपने आप को, किस तरीके से खान पान करें जिससे 78 साल की उम्र पे इतने ज्यादा ऊर्जा के साथ। जब आप 20 साल के होते हैं तब आपको चिंता बिल्कुल नहीं होती कि कभी आप 78 के होंगे कि नहीं होंगे, चलाते हैं और खाना पीना लोगे घर पर खाते हैं, और ये सोचते खाने का नहीं है कि ये बोलना कि खाने का पानी निकाल दिया उसमें ये आ गया स्पष्ट हुई है, मगर यदि अपेक्षाकृत में कम होने का होता तो वो अफसोस मुझे है कि एक तो मैंने संगीत विधिवत सीखा, भारतीय शास्त्रीय संगीत मैंने विधिवत सीखने की कोशिश की होती, उससे सुनने जो आपका आनंद होता है, जो बढ़ता है वो दूसरे को होगा, जैसे गुरु का असर मैं आपको भी समझा सकता हूँ कि यदि आप मान लीजिए कोई आसान बात करती है कहाँ पे फैयाज खान साहब गमक या मिल गए, कहाँ वो तीन या बोधा में आ गए, कहाँ वो पढ़ से आ गए, ये सुनने का मजा तब तक आपको मिले जिसका आप कहते मुझे ये सुन रहे थे, तो उन्हें कागज से बच्चे ने लिख के राष्ट्रपति भाई को थमा दिया, कहा कुछ पूछा गए पूछा है
तो ये कुछ चीजें होती हैं जो अफसोस आपको बहुत सकता है जब आपको अवसर मिला। दूसरा मुझे बड़ा दुख होता है गणित न सीखना, विधिवत न पड़ेगा, क्योंकि गणित में फेल हो गया इंटरमीडिएट में, तो मुझे लगा छूट गया, लड्डू मिला, तो मुझे लगा जब लड्डू आता है तो असली लड्डू खाया गया, मगर अब मुझे लगता है कि किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें कैलकुलस आपको आना चाहिए, आपको सिंबॉलिक लॉजिक थोड़ी आनी चाहिए, और जो हायर मैथमेटिक्स है उसको समझना बड़ा आसान है, और संगीत का और गणित का बड़ा विशेष है। तीसरी बात जो भैया का विषय से जुड़ी हुई है वो अफसोस मुझे नहीं था, जैसा मैंने कहा अभी तक आप देख रहे हैं बोलता ही चला जाता हूँ, तो मेरे पिताजी ने मुझसे बात कहा तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, डॉक्टर थे मैंने बता सकता हूँ कहीं ना कहीं चुप बैठो पढ़ाई करो, तो मैंने इवनिंग कोर्स में लॉ करना शुरू किया 40 साल की उम्र में, मगर दुर्भाग्य से कहने तो भारी सवाल नहीं था, सवाल मुझसे थे, हाँ फिर जो अध्यापक हमें पढ़ाती थी वो कभी मेरी छात्रा नहीं थी, सवाल जवाब भी होते थे, तो गला बैठता ही गया, तो उसका फर्क तो नहीं पड़ा, मगर मुझे लगता है कि लॉ की पढ़ाई खाने के साथ बहुत जरूरी है, स्पेशली फूड टेक्नोलॉजीज, कि आप उसकी कौन सी तैयारी कर रहे हैं, वो मैसूर इंस्टीट्यूट वाली नाइट्रोजन वाली तैयारी कर रहे हैं, एल्फाई वाली स्पेशल पेपर वाली कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइजेशन करके पैक में डाल रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग क्या हो रही है, और उसके बाद खाने का प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो कहते हैं ना जितने का ध्यान नहीं उतना तो नशे वाले को देना पड़ा, तो मुहावरा कुछ और है, मैं सभी समाज का तकाजा समझते उसको आगे कर रहा हूँ कि आप इतनी बड़ी फ्रूटी का पैकेट देते हैं, उसके कंटेनर में जो कुछ है उसके भीतर चीनी के शोरबे जैसा जो शक्कर बना है उसकी कीमत 54 या 38 नहीं है, हम लोग खुद फूड क्या बना रहे थे, तो हमारी बोतल की कीमत 4.5 रुपए, लेबल की कीमत 3 रुपए, ढक्कन की कीमत 2.5 रुपए, बार कोडिंग की अलग कीमत, और ये सब उसके बाद हमारे टैक्स से शुद्ध माल निकलता उसकी कीमत 1 रुपया 8 रुपये। तो आखिर में हम लोग धंधा बंद किया क्योंकि वो फूड टेक्नोलॉजी फेवर करती है लार्ज स्केल मार्केटिंग, तो वो मेरे समझ में बात है, वो लॉ भी आपको थोड़ा बताना चाहिए, स्पेशली फूड टेक्नोलॉजीज, और जब आप फूड टेक्नोलॉजीज हैं तो आप आज पढ़ रहे हैं वो फूड टेक्नोलॉजी आज चल रही है, आज से 10 वर्ष बाद जब हम मार्केट में होंगे तो वो फूड टेक्नोलॉजी क्या होगी, जो सुविधा विलियम्स को खिलाया जा रहा है टेस्ट ट्यूब से, वो वाली टेक्नोलॉजी कॉमन मार्केट में होगी, या जो लद्दाख के सिपाहियों के लिए बनाया जाता था जहाँ से मैसूर इंस्टीट्यूट शुरू हुआ किया वो हम बना रहे हैं, या भारत की पारंपरिक जो संस्करण प्रक्रिया है पापड़ चाय में उसका उपयोग कुछ होगा इस इंटरेस्ट से। तो अगर आप पूछ लें मैं क्या करता हूँ तो शायद विज्ञान पढ़ना पसंद करता, मुझे थोड़ा काफी अफसोस इस बात का है कि पिता का जो मन था डॉक्टरी शायद नहीं पढ़नी चाहिए, तो कभी डॉक्टरी में भी ये कई चक्रमंच नवजात शिशु से लेकर मरे हुए के पोस्टमार्टम तक डॉक्टर करता है, और जो खाने वाला काम है वो घर में जब बच्चा मारता होता है उसको खिचड़ी खिलाने से मरने के बाद 4 साल तक खाना पीना सकता है, तो भैया खाना और ये प्रोफेसर साहब एक विषय छूट जाता है, मैं आप इस पर इतनी थोड़ी रोशनी डाल रहे हैं, आजकल जो सबसे दुनिया के बड़े और महंगे होटल हैं वहाँ सबसे अधिक सैलरी शेफ को मिलती है, मैंने कई जगह पूछा है, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क हो, जनरल मैनेजर को भी मिलती है, शेफ को मिलती है। एक बार ऐसे मैंने पूछ लिया था ओबरॉय के, उसका सालाना पैकेज 1.5 करोड़ था, सच है झूठ? सच है और उसको कम बताया है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस विषय में इनको ये पता चल जाए कि नौकरी यानी कैरियर का एक ये भी पक्ष है कि अगर बढ़िया खाना बनाएंगे तो बहुत बड़ी सैलरी पे जाएंगे। नहीं इसमें जो आप कहें सैलरी तक उसे सीमित नहीं रखूंगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा विकास खन्ना का, विकास खन्ना तनख्वाह लेके नौकरी नहीं करते हैं, न्यूयॉर्क में बंगलो नाम का रेस्टोरेंट चला रहे हैं, इससे पहले जून चलाते थे, मिशनर स्टाफ चलते हैं, वो इतना पैसा कमा रहे हैं 1.5 करोड़ छोड़िए, उन्होंने कलर्स नाम की फिल्म बनाई है और वो रिलीज हुई और रिलीज हुई सक्सेसफुल हुई है, तो जो आदमी अपनी कमाई के 3-4-5 करोड़ रुपए फिल्म बनाने लगा सकता है उसकी कमाई बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल में खाने में अगर किसी रुचि तो जैसा मैंने कहा कि हर बड़ा शेफ आजकल नौकरी नहीं कर रहा है, वो रणवीर बरार हो, वो विकी रत्नानी हो, वो भाग्या हो, वो खन्ना साहब हो, वो साधु हो, ये सारे लोग अपने अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बना लो
क्योंकि इन सबकी कमाई साल धोनी और क्रिकेटर से होती है। कुछ कमाई तो आपकी खाना पकाने की, कुछ कमाई एंडोर्समेंट की। अगर आप टाटा संपन्न की डाल दीजिए तो उसमें चेहरा छपा होगा रणवीर बरार का, मसाले के चेहरा छपा होगा संजीव कपूर का। तो एंडोर्समेंट के पैसे जो देते हैं, खाली कैसे जुड़े हैं, ये मतलब 8-9 करोड़ से कम का कोई नहीं। गांधी जी और लोहिया जी की तारीफ